श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। नमस्कार, सभी का स्वागत है। वेद चक्षु संकल्प 151 इस व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का ये प्रोग्राम जय गजानन एस्ट्रो वर्ल्ड और वेद चक्षु व्याख्यानमाला इनकी संयुक्त प्रयासों से हो रहा है। 151 व्याख्यानमाला में आज तक 134 व्याख्यान हो चुके हैं। अभी पहला व्याख्यान जो हो रहा है मोहनलाल जी शर्मा, ये 135 नंबर का व्याख्यान है। तो मैं आप सभी का तो स्वागत करता हूँ, राजेश जी का मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ बहुत जी जान से मेहनत करके 151 व्याख्यानमाला का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मंत्रोच्चार करके प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। नमस्कार, सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रेत। नमो श्री कृष्ण चंद्राय नमो संकर्षणाय नमो प्रद्युम्न देवाय निरुद्धाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधच्च गुरुच्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकरा भवतु। जय गजानन एस्ट्रो वर्ल्ड जलगांव और वेद चक्षु ग्लोबल 151 व्याख्यानमाला की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक तहे दिल से हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस व्याख्यानमाला का 35वां दिन है, 34वां दिन है, 34। और इस व्याख्यानमाला में आज तक देश विदेश से, अपने महाराष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से सभी प्रकार के नामी वक्ता आए हुए हैं। उन्होंने अपना जो मंत्रमुग्ध सभी श्रोताओं को किया हुआ है। यूट्यूब लाइव पे लाखों लोग अभी इसको देखेंगे आगे। अभी जो पहले लेक्चर्स हुए वही 500, 700, 1000 तक पहुंच रहे हैं व्यूज। धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे क्योंकि वेद चक्षु ग्लोबल के 3400 सब्सक्राइबर है। और ये 3400 सब्सक्राइबर होने से एक ना एक दिन ये 3400 लोग तो देखना ही है। अपने आप सभी लोगों का जो वक्ता दश सहस्त्र जो आप लोग यहाँ वक्ता दे के रूप में यहाँ आए हुए हैं, आप सबका सुनना ही है। प्लस जैसे जैसे लोगों को ये व्याख्यान माला के बारे में मालूमात होती जा रही है, वो सब भी इसको लेंगे। और ये जो हमारा ज्ञान गंगा है, ज्ञान का ये महायज्ञ है, ज्योतिष अध्यात्म से रिलेटेड,
वो उसको इस तरह से चालना मिल रही है। आज दो नामी वक्ता जो काफी मशहूर है और जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में ज्योतिष क्षेत्र में बड़े आदर से लिया जाता है, प्रेम से लिया जाता है, उन वक्ताओं का लेक्चर आज रखा हुआ है। मैं पावले जी सर से उन सभी वक्ताओं का आने वाले और अभी आज के दोनों वक्ता और सभी पार्टिसिपेंट का यूट्यूब पे जो ऑनलाइन व्यूज है उनका और जो आगे यूट्यूब पे और देखने वाले उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार अभी भी कर देता हूँ कि आप लोगों ने हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया हुआ है। ये कहकर मैं पावले सर को मंच सौंपता हूँ। सर। धन्यवाद राजेश सर, धन्यवाद। मैं आज के जो पहले वक्ता है श्री मोहनलाल जी शर्मा सर, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके और अपना परिचय देके अपनी बात शुरू कीजिए। मैं आवाज आ रही है सबको? हेलो, आ रही है सर? हाँ सर, बढ़िया आवाज आ रही, बढ़िया आ रही। वेलकम। मैं पंडित मोहनलाल शर्मा, राजस्थान प्रदेश में जयपुर नगर का वासी हूँ। कृष्णामूर्ति पद्धति, ज्योतिष की जो कृष्णामूर्ति पद्धति है उसमें पिछले 50 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ और वेद चक्षु व्याख्यानमाला का आज जो 34वां दिवस है उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए मैं वेद चक्षु व्याख्यानमाला के जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष मंत्री हैं, जो इसके आयोजक हैं, उनका आभार जो है मेरे प्रति, उन्होंने विश्वास किया और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मैं आज जो विषय है उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक ज्योतिष में कृष्णमूर्ति पद्धति की क्या उपयोगिता है। देखिए, ओकल्ट जो साइंस है उसमें बहुत सारी विधाएं हैं जिनका जन्म का समय और जन्म का दिनांक और जन्म का स्थान पता नहीं है। उनके लिए हस्तरेखा एक बढ़िया माध्यम है। आदमी की जो हस्तरेखा है उसमें भी सब जो 9 ग्रह हैं उनके माउंट है और उनमें जो जन्मपत्री में भाव है 12, जैसे आयु का भाव है 8वां भाव है, तो आयु रेखा जो है 8वें भाव को दर्शाती है कि जातक का जो है आयु कितनी होगी। और आयु मतलब जो है जन्मपत्री में हम 8वें भाव से देखते हैं, हस्तरेखा में अपन आयु रेखा से देखते हैं। सहायक आयु रेखा भी होती है, मंगल रेखा, उससे भी आयु देखते हैं। जब ज्योतिष का विकास हुआ सबसे पहले, तो ज्योतिष का उपयोग, जब ज्योतिष का उद्गम हुआ तो कृषि कार्यों के लिए हुआ। सबसे पहले यूनान और ग्रीस की जो सभ्यता थी उसके अंदर कौन से जो टाइम है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अंदर बीजारोपण करें जिससे कि पौधा फलीभूत हो और फसल अच्छी हो, लहलाती हुई हो। तो सबसे पहले जो ज्योतिष का उद्गम हुआ वो कृषि कार्यों के लिए हुआ। अब वैदिक ज्योतिष जो है महर्षि पाराशर, महर्षि जैमिनी, महर्षि विरामीर, इन सब मनीषियों ने वैदिक ज्योतिष का जो है वो उन्होंने रूपरेखा तैयार करी। उन्होंने जो है आकाश मंडल के अंदर 9 ग्रह हैं, उनकी जो स्थिति है, जो 27 नक्षत्र है और नक्षत्रों के जो तारे हैं, सबका अध्ययन करके और एक वैदिक पद्धति जो है पाराशर पद्धति डेवलप की, जिसके अंदर जब जातक जिस स्थान पे, जिस तारीख को, जिस नक्षत्र में, मिति में पैदा हुआ है, उसका एक लग्न बनाया और लग्न बना के उस समय जो गोचर के ग्रह थे वो गोचर के ग्रह लग्न में जिस जिस राशि में थे वो ग्रह रखे। विंशोत्तरी महादशा में चंद्र स्पष्ट करके जिस भी नक्षत्र का जन्म था उससे विंशोत्तरी दशा का निर्माण किया। विंशोत्तरी दशा जातक ने जिसने जन्म लिया, कितनी विंशोत्तरी दशा उसने भुक्त ली है और कितनी भोग्य, तो भुक्त और भोग्य दशा निकाल के फिर उसकी आगे की आने वाली दशा में काल पुरुष की आयु को 120 वर्ष मान के विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा का गणित किया। अभी आज का युग वैज्ञानिक युग है, बदलता युग है।
वैदिक जो है, जैसे संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। आज देश के अंदर राष्ट्रभाषा एक है, हिंदी है, सहायक भाषा अंग्रेजी है, उसके अलावा और जो प्रादेशिक भाषाएं मराठी है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत को माना गया है। तो जो भी कृष्णमूर्ति पद्धति और जो अन्य विविध विधाएं, विविध पद्धति और 16 तरह की जो महादशा जिनसे निर्णय किया गया, अष्टोत्तरी महादशा भी होती है। गुजरात के अंदर जो भी जन्म पत्रिका वगैरह देखते हैं उसमें अगर लग्न में शुक्र हो और लग्नेश से राहु केतु केंद्र में हो तो जातक अष्टोत्तरी दशा देखता है, विंशोत्तरी दशा के अलावा, और अष्टोत्तरी दशा के द्वारा ही वो अपनी भविष्यवाणी उस जातक के बारे में करता है। और जिनका जन्म कुरुक्षेत्र के इधर हुआ है जहाँ महाभारत हुआ था, महाभारत कालीन युद्ध के जो बसे हुए प्रांत है और जो कुरुक्षेत्र के जो आते हैं उनमें ज्यादातर योगिनी महादशा का प्रचलन है। 36-36 साल के क्रम के अंदर 3-4 क्रम के अंदर योगिनी महादशा का गणित किया जाता है। योगिनी महादशा में पिंगला, सिंगला, संकटा, मंगला, ये सारी दशाएं होती है। संकटा में संकटा का अंतर होता है, जैसे शुक्र में शुक्र होता है, फिर शुक्र में सूर्य होता है, फिर ये सारी दशाएं होती है। तो जो कुरुक्षेत्र के वहां जिनका जन्म हुआ है उनके यहाँ योगिनी महादशा से जन्म पत्री की भविष्यवाणी की जाती है, अवलोकन किया जाता है। और गुजरात के अंदर और या जिसकी भी जन्म पत्री में लग्न में शुक्र हो और केंद्र से लग्नेश से राहु केतु केंद्र में हो तो अष्टोत्तरी दशा जो 108 साल की दशा है उसकी महादशा अंतरदशाओं से विचार किया जाता है। अब आजकल का वैज्ञानिक युग है, पहले कोई भी जातक बीमार होता था अस्पताल में जाता था, उससे पहले हॉस्पिटल से पहले वैद्य जी थे, वैद्य से आयुर्वेदिक चिकित्सा कराता था। भूखे पेट जाता था, वैद्य जी नाड़ी चिकित्सा करते थे, नाड़ी देख करके और बताते थे भाई इसके कफ संबंधी रोग है, इसके वात संबंधी है, पित्त संबंधी रोग है। तो जो कफ वात पित्त संबंधी जो चिकित्सा थी, जो रोग होता था, जो भी उसके अंदर बढ़ा हुआ होता था, उसका निदान आयुर्वेदिक चिकित्सा से करते थे। होम्योपैथिक थी, होम्योपैथिक के अंदर दवा का जो टिंचर बना लिया करते थे 1000 पोटेंसी का, 300 पोटेंसी का, और जो दवा के अंदर जो सिम्टम है कि भाई जातक में यही सिम्टम आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस करते थे कि भाई इससे ये बीमारी होती है, तो उस जातक को होम्योपैथिक में कितने पोटेंसी की दवा दी जाएगी और कितने दिन तक दी जाएगी, ये निर्णय होम्योपैथिक वाले करते थे। जब एलोपैथिक का विकास हुआ तो एलोपैथिक में जैसे एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई या शल्य चिकित्सा करानी है तो सबसे पहले एक्सरे आया। एक्सरे के अंदर हड्डी का टूटा हुआ जो पोर्शन है आदमी के बॉडी का एक्सरे करते थे, उसकी बीमारी का करते थे, फेफड़ों का एक्सरे करते थे। फिर एक्सरे के बाद सोनोग्राफी आई, सोनोग्राफी से अंदर के अंगों का और भी विस्तृत रूप से डायग्नोसिस करके देख के करते थे। सोनोग्राफी के बाद एमआरआई, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज है, किसी के भी ब्रेन के अंदर तंत्रिका तंत्र है या और कोई भी अवयव है, उनकी सही जानकारी के लिए उनकी कार्य प्रणाली में कौन सा पोर्शन नष्ट हो रहा है या किस पोजीशन में है, या ब्रेन में ट्यूमर है या कैंसर का ट्यूमर है या ब्रेन के अंदर क्या है या अंदर क्या है, उसके लिए एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई। ऐसे ज्योतिष में पहले जातक की भविष्यवाणी करते थे जन्म पत्री देख करके, तो उसमें ये बताया जाता था कि भाई जातक के संतान का योग, पंचमेश की ये जो महादशा है इसके अंदर ये जो अंतरदशा आएगी, या गोचर से बृहस्पति पंचम स्थान को देख रहा है या शनि पंचम स्थान को देख रहा है या लग्न के जो कारक ग्रह हैं वो पंचम स्थान से संपर्क कर रहे हैं, बृहस्पति 13 महीने के अंदर 11वें स्थान पर आगे पंचम को देख रहा है, या शनि 2.5 साल के अंदर एकादश स्थान में आगे पंचम स्थान को देख रहा है, या लग्न में आगे सप्तम स्थान को देख रहा है, प्रथम संतान, द्वितीय संतान, तृतीय संतान, ऐसे पहले जातक के 6-6, 7-7, 8-8 संतानें होती थी। तो पंचम हाउस से पहली संतान, सप्तम से दूसरी, नवम से तीसरी, एकादश से चौथी, लग्न से 5वीं और तृतीय स्थान से 6ठी, फिर 7वीं, ऐसे देखते थे। तो संतान की भविष्यवाणी करते थे और जातक का पहले 10 दिन तक सूतक रहता था, तो बता देते थे भाई गणांत नक्षत्र में जन्म हुआ है
तो 27 दिन बाद जब वो गणांत नक्षत्र रिपीट होके आता था, तो उस गणांत नक्षत्र में उसकी ग्रह शांति करके पूजा करके और फिर 27 दिन बाद सब कुछ होता था। अब 10 दिन के अंदर जो सूतक रहता था उसमें जातक का टेवा नहीं बनाते थे। 10 दिन बाद छोटी जन्म पत्रिका बनाते थे, टेवा बनाते थे, और टेवा बना के बताते थे भाई इसके ग्रह ये है, बाल पीड़ा है, बालारिष्ट है, बालारिष्ट में इसको इतने महीने तक इस रोग से पीड़ा हो सकती है, ये सब जानकारी देते थे। अब आजकल जातक क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, किसी के भी एक संतान ही होती है, दूसरा चांस नहीं लेते, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। तो जो भी अति उच्च शिक्षित युवक और युवतियां हैं, वो सब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली, एक संतान का ही टारगेट रखते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, और उसकी होरोस्कोप नर्सिंग होम से बनते ही और वो लेकर के एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाते हैं। जो ही पैदा हुआ उसके 1 घंटे में 2 घंटे में लेके एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर है उसमें कृष्णामूर्ति का पेज भी है, होता है, कैलकुलेशन भी होता है कृष्णामूर्ति का। कृष्णामूर्ति से वो जानना चाहते हैं कि जातक एजुकेशन में किस क्षेत्र में जाएगा, कब तक एजुकेशन लेगा, कब तक एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, विदेश जाएगा या नहीं, इसकी एजुकेशन विदेश में होगी कि नहीं, और किस लेवल का इसको पैकेज मिलेगा, प्रवासी विदेश में ही रहेगा या नहीं रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये सब वैदिक ज्योतिष से भी बताया जाता था। और वैदिक ज्योतिष में भी 27 नक्षत्र होते थे, उनके 4-4 चरण होते, 108 चरण होते थे, विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा होती थी। लेकिन जातक आजकल वैज्ञानिक युग है, ये जानना चाहता है संतान किस दिन होगी। ये नहीं कि भाई इस प्रत्यांतर में 1.5 महीने के में या इसमें संतान हो जाएगी, आदमी ये जानना चाहता संतान किस दिन होगी। तो कृष्णामूर्ति जी ने नक्षत्र थ्योरी का प्रतिपादन किया। जो नक्षत्र थे उनके 9 डिवीजन करे, और 9 डिवीजन करके ऐसे सारे नक्षत्रों के डिवीजन उन्होंने करे। अब जैसे अश्वनी नक्षत्र का जन्म होता था तो केतु की महादशा चालू होती थी। अब जो अश्वनी नक्षत्र के अपने वैदिक ज्योतिष में 4 चरण होते हैं, उन्होंने अश्वनी नक्षत्र के 9 टुकड़े किए और उनको 9 टुकड़ों को सबलाड कहा, और सबलाड थ्योरी उन्होंने मतलब करी। तो जैसे मेष राशि अश्वनी का जन्म हुआ तो सबसे पहले अश्वनी के अंदर जो है मेष राशि हो गई, तो उसका स्वामी मंगल हो गया। अश्वनी नक्षत्र का मालिक केतु हो गया, तो सबसे पहला जो उन्होंने डिवीजन किया वो किया मंगल केतु केतु का। अश्वनी नक्षत्र में सबसे पहले डिवीजन किया मंगल केतु केतु। फिर उन्होंने दूसरा डिवीजन किया मंगल केतु शुक्र, केतु के बाद शुक्र की दशा आती है। तीसरा डिवीजन उन्होंने किया मंगल केतु सूर्य। चौथा उन्होंने डिवीजन किया मंगल केतु चंद्र। पांचवा उन्होंने डिवीजन किया मंगल केतु मंगल, फिर मंगल केतु राहु, फिर मंगल केतु बृहस्पति, फिर मंगल केतु शनि, फिर मंगल केतु बुध। ऐसे अश्वनी नक्षत्र के 9 चरण कर दिए उन्होंने। ऐसे ही भरणी नक्षत्र के भी 9 चरण कर दिए। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल, भरणी का मालिक शुक्र होता है, तो भरणी नक्षत्र का पहले डिवीजन किया मंगल शुक्र शुक्र, फिर दूसरा डिवीजन किया मंगल शुक्र सूर्य, फिर तीसरा किया मंगल शुक्र चंद्रमा, फिर चौथा किया मंगल शुक्र मंगल, फिर बाद में किया मंगल शुक्र राहु, फिर मंगल शुक्र बृहस्पति, फिर मंगल शुक्र शनि, फिर मंगल शुक्र बुध, और लास्ट डिवीजन किया मंगल बुध केतु। तो जितने भी नक्षत्र हैं सबको इन्होंने 9 भागों में बांटा, और 9 भागों में बांटने से उनका साइंटिफिक दृष्टिकोण ये था कि अश्वनी नक्षत्र का मालिक तो केतु है, अश्वनी नक्षत्र में केतु की दशा चलेगी, मगर जितना नक्षत्र का कौन से सब लॉर्ड में जन्म हुआ है, आदमी का चंद्रमा जिससे वो जन्म है उसमें 9 सब लॉर्ड में कौन से सब लॉर्ड का है, केतु का है, शुक्र का है, सूर्य का है। ऐसे जो ग्रह स्पष्ट है, ग्रह स्पष्ट के भी ग्रह जैसे सिंह राशि में मग्गा नक्षत्र में कोई ग्रह आपके अनुराधा नक्षत्र में, शनि की राशि में, तो शनि के भी 9 डिवीजन किए। अनुराधा नक्षत्र की वृश्चिक राशि होती है, तो उन्होंने वृश्चिक का चंद्रमा हो गया, शनि का नक्षत्र हो गया अनुराधा, तो अनुराधा का उन्होंने डिवीजन किया मंगल की राशि वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र शनि, मंगल शनि शनि, फिर मंगल शनि बुध, मंगल शनि केतु, मंगल शनि शुक्र, मंगल शनि शुक्र सूर्य, मंगल शनि चंद्र, मंगल शनि मंगल, मंगल शनि राहु, मंगल शनि बृहस्पति। ऐसे 9 डिवीजन किए। तो इन 9 डिवीजन से एक तरह से सोनोग्राफी हो गई। सोनोग्राफी होने के बाद आदमी के जो नक्षत्र है, तो अगर कोई ग्रह आपके जैसे सिंह राशि का है, मान लो आपके वैदिक ज्योतिष बताती है सिंह का स्वामी सूर्य कहाँ बैठा है,
सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है, उसका मालिक कौन सा है, और सूर्य उस घर में बैठ के किस घर का मालिक है, किस घर में बैठ के कौन सी दृष्टि से देख रहा है, और उस हाउस की दृष्टि में उसका क्या है। राशि के अंदर ग्रह युवावस्था में, सुसुप्त अवस्था में, बाल्य अवस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में, ये 4-5 अवस्थाएं थी। तो जो ग्रह जितने डिग्री का होता था वो 0 से 3 डिग्री तक सुसुप्त, 3 से लेके 7 तक बाल्य, 7 से लेके 16 तक युवा, 16 से 23 तक प्रौढ़ अवस्था, 23 से 27 वृद्ध अवस्था, 27 से 30 तक मृत अवस्था। तो इन्होंने नक्षत्रों के 9 डिवीजन कर दिए, भाई इसका सब लॉर्ड क्या है। तो जैसे प्रिज्म है, सूर्य की जो लाइट है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमको सफेद दिखाई देता है, हम हमारी खुली आंखों से देखें तो प्रकाश सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन उसी प्रकाश की किरणों का अगर प्रिज्म होता है, एक साइंटिफिक चीज फिजिक्स की, उस प्रिज्म में से पास करें तो सफेद रेखा अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है प्रकाश, पीला, हरा, कलर, बैंगनी, लाल, ये सब 7 कलर में प्रकाश हो जाता है। तो उसकी जो प्रकाश की सूर्य की किरणें वो 7 में विभाजित होती है, कैसे दिखती है वो आपको जब प्रिज्म के थ्रू पास होती है, जब 7 रंग का प्रकाश होता है, 7 रंग का होता है, वो सब रंग दिखाई देते हैं आपको। इंद्रधनुष जब आकाश में होता है तो सारे इंद्रधनुष के जब बनता है बरसात में बूंदों से और सूर्य की रोशनी से, तो अलग अलग रंग का एक रिंग बनती है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऐसे उन्होंने ग्रहों को और उनके नक्षत्रों के 9 डिवीजन करके उसकी सूर्य की जो किरण थी, रश्मि थी, उसको 9 रंगों में प्रकाशित, अलग अलग वेवलेंथ में प्रकाशित कर दिया। उसका उपस्वामी क्या है। तो कोई भी ग्रह अगर बुध है, मान लो सिंह राशि में, सिंह राशि में बुध अगर शुक्र के नक्षत्र में और सुबलाड उसका राहु है, तो कहने को बुध है वो बैठा है, लेकिन वो बुध रिजल्ट किसके देगा, राहु के देगा। तो वैदिक ज्योतिष में कृष्ण मूर्ति के उपयोग लेने से ये एक एडवांटेज हुआ एक्स्ट्रा कि अपने को जो प्रेडिक्शन करनी है, भविष्यवाणी करनी है, वो ग्रह जिसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है उसका सब लॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले वो जिस राशि में बैठा उसका स्वामी, फिर जहां बैठा उस स्थान का असर देगा, फिर उस स्थान के असर देने के बाद जहां दृष्टि होगी वो स्थान देगा। ये वैदिक ज्योतिष बताती है। लेकिन कृष्ण मूर्ति ये बताती है जो उसका सब लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है वो सब लॉर्ड कहाँ बैठा है, और फिर वो किस किस हाउस को एक सिग्निफिकेटर बनाए कि भाई ये ग्रह किस किस हाउस को सिग्निफाई करेंगे। जैसे पहले को, दूसरे को, तीसरे को, 5वें को, 9वें को, 6ठे, 8वें, 12वें को करेंगे, त्रिक स्थान को करेंगे। तो पहले वैदिक ज्योतिष में होता था भाई ये षष्ठे से, ये अष्टमे से, ये द्वादशी से, ये 6ठे स्थान का मालिक है, ये अष्टमे से, ये 12वें घर का मालिक है। तो इनकी अंतर्दशा आएगी तो ये प्रॉब्लम होगी, 6ठे घर की प्रॉब्लम होगी, 8वें घर की होगी, 12वें घर की होगी। तो अपन त्रिक स्थानों की करते थे। मूल त्रिकोण है जैसे 3, 5, 9, 11 है, केंद्र है जैसे 1, 4, 7, 10 है। तो केंद्र का मालिक होके केंद्राधिपति है, उस दाग को देख रहा है, तो केंद्र में युवावस्था में तो ऐसा सब देगा। लेकिन कृष्ण मूर्ति ने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके और उसका जो सबलॉर्ड है उसका असर देगा। फिर सबलॉर्ड के भी उन्होंने डिवीजन किए कि भाई सब लॉर्ड बना दिए। सब लॉर्ड बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे कोई ग्रह है, मान लो उसकी महादशा बुध की 17 साल की या शुक्र की 20 साल की। अब जिस ग्रह की महादशा है आपकी जन्म पत्री में उसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, जैसे शुक्र की महादशा है, अब आपकी जन्म पत्री में जो 9 ग्रह है वो शुक्र में कोई भी नहीं है। तो कृष्ण मूर्ति जी ने उसको कहा कि वो ग्रह अनटीनेंटेड हो गया। अनटीनेंटेड जो ग्रह हो गया, वो अनटीनेंटेड ग्रह में जो उसके प्रेडिक्शन आएंगे, भविष्यवाणी आएगी, तो अनटीनेंटेड ग्रह की जो महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी, उसका जो भविष्य कथन होगा, भविष्यवाणी का जो फल निर्धारित करेगा, वो उप स्वामी सब लॉर्ड करेगा। तो सब लॉर्ड के बाद भी उन्होंने सब लॉर्ड बनाया, उप स्वामी सब लॉर्ड बनाया। फिर उन्होंने दशाओं का किया कि अगर ये ग्रह नीच का भी है, मान लो नीच का चंद्रमा है, लेकिन नीच का चंद्रमा होते लग्नेश है। अब चंद्रमा आते सब लोग कहेंगे चंद्रमा नीच का है, दशा खराब जाएगी, 10 साल मनोविकार होगा, मानसिक रोग होगा, माता को कष्ट होगा, माता की मृत्यु हो सकती है, आदमी को मतलब जो है माता का स्थान छोड़ना पड़ेगा, माता पिता से अलग हो जाएगा, माता रुग्ण रहेगी। ये सारी नीच के चंद्रमा को देखते हुए प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा जो उन्होंने भाव का बनाया, भावेश 3रे, 5वें, 9वें घर का सब लॉर्ड है, तो चंद्रमा नीच का होते भी जिस स्थान में बैठा है, जहाँ पे दृष्टि है, उसके अलावा वो 3रे, 5वें, 9वें, 11वें का जो फल होता है वो फल चंद्रमा देगा नीच का होते हुए। तो कोई ग्रह नीच नहीं है कृष्ण मूर्ति में, कोई ग्रह उच्च नहीं है।
ये ध्यान देने योग्य बात है उसका सब लॉर्ड क्या है। फिर अगर वो अनटीनेटेड है, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर उसका सब लॉर्ड क्या है। तो सब लॉर्ड आपकी भविष्यवाणी निर्धारण करेगा। अगर कोई ग्रह अनटीनेटेड है, जिसका नक्षत्र का स्वामी नहीं है, कोई उसके ग्रह उसके नक्षत्र में नहीं, तो अनटीनेटेड है। अनटीनेटेड वो सब लॉर्ड जो उसका निर्धारण करेगा। और कृष्णमूर्ति जी ने एक प्रश्न कुंडली का बनाया। अब नया जातक कोई भी प्रश्न करता है तो वैदिक में अपन देखते हैं समय कितना है, लग्न कौन सा आ रहा है, लग्न के स्पष्ट ग्रह कौन से आ रहे हैं, लग्न की महादशा कौन सी आ रही है, चरण लग्न है, स्थिर लग्न है, द्विस्वभावी लग्न है, राशि कौन सी अग्नि तत्वी है, वायु तत्वी है, पृथ्वी तत्वी है, जल तत्वी राशि है, उसका जो लग्न से कौन सी राशि में बैठा हुआ है उसकी कौन से उसमें दृष्टि है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने पूरे 12 राशियों को 249 भागों में बांटा, उनके सारे सबलॉट करके, और एक होरेरी पद्धति दी। होरेरी में जैसे आपने 101 से लेके 249 तक कोई भी नंबर बोला, आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, आपकी जन्म की डेट मालूम नहीं है, जन्म का समय मालूम नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे। आप बाहर विदेश में या कहीं दूसरी जगह ज्योतिषी के पास व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते, हस्तरेखा नहीं दिखा सकते, तो आप अपने इष्ट देवता का ध्यान लेके और कोई भी नंबर आप बोलेंगे, उस नंबर के उन्होंने राशि लाट, नक्षत्र लाट, सब लॉट दिए कृष्णमूर्ति जी ने। उस समय का लग्न बना के जो गोचर के ग्रह चल रहे हैं उसको रख के, और एक कृष्णमूर्ति पंचांग अलग ही आता है, केबी पंचांग, उस समय देखिए जो गोचर के ग्रह चल रहे हैं उनका सब लॉट क्या है, सब लॉट क्या है, उसको उस लग्न में रख के सब लॉट को दशा निकाल के बैलेंस लगा के आप प्रश्न कुंडली से 1 से 249 नंबर से भी उतना ही सटीक भविष्य फल कर सकते हैं कि ये काम आपका इस डेट को होगा, आपकी बच्ची के जो बच्चा होगा इस डेट को होगा, ये लग्न होगा 2:40 से 6:32 के बीच में लग्न होगा। एक 9 मिनट का सब लॉट होता है, या बड़े नक्षत्र का सब लॉट 13 मिनट का होता है। सबसे छोटी महादशा सूर्य की होती है, उसका सब लॉट चेंज 3 मिनट में हो जाता है। तो 1 से 249 के नंबरों के बीच में उसका जब सब लॉट चेंज होगा तो प्रश्न कुंडली बना के और कसफल पोजीशन बना के, जो अपने चलित होता है वैदिक में, कृष्णमूर्ति जी ने कसफल पोजीशन बना के कौन सा ग्रह कसफल से आगे चला गया, कौन सी राशि टूट गई, कौन सी राशि जो ग्रह स्पष्ट है उसके अनुसार ग्रह के जो भाव है उससे वो 30 स्थान तक चली गई। जैसे मेष राशि 2 बार लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं मेष राशि 2 बार है। मेष राशि भाई जो ग्रह के जो चौथा हाउस है उसकी जो डिग्री है उससे उस राशि की डिग्री जो है उसके अनुसार वो मेष राशि 1 साल एक अगले हाउस में एक्सटेंड होगी। कोई राशि की ग्रह कम है वो राशि बिल्कुल ही खत्म हो गई, चौथी राशि के बाद डायरेक्ट छठी आ गई, सिंह राशि खत्म हो गई। तो ये जो चलित में अपन ग्रह मानते हैं संधि में आ गए, और ये ग्रह संधि में आ गए तो संधिगत ग्रह कमजोर हो जाता है, फल नहीं देता। उन्होंने कसफल पोजिशन से देखा कि ये कसफल पोजिशन से ये अगले हाउस में चला गया, और कसफल पोजिशन से ये राशि टूट गई, ये भाव टूट गया, और ये ग्रह यहाँ आ गया, तो ये जिस हाउस में चला गया जिसके साथ युति होगी उसका फल देगा, उसके जो सब लॉर्ड है सब लॉर्ड है उसका फल देगा। तो एक होरेरी पे कृष्णमूर्ति जी ने बहुत बढ़िया वर्क किया। और जैसे कोई आदमी की आंख कमजोर है, कमजोर आंख वाले आदमी के लिए चश्मा एक उपाय देता है, चश्मे से देख लेगा दूर की दृष्टि या पास की दृष्टि। चश्मे के अलावा अगर आदमी के चश्मा नहीं लगाना चाहता और चश्मा नहीं है, ज्योतिष वेद का चक्षु है। ज्योतिष क्या है? वेदों का चक्षु है। और वेद का जो चक्षु है तो ज्ञान का जो चश्मा लगा के जो भी विद्वान ज्योतिषी अवलोकन करता है आपकी जन्म पत्रिका अपने ज्ञान के चक्षु से, ये कृष्णमूर्ति कॉन्टैक्ट लेंस है जो आपकी आंख में ही अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे किसी को ये आभास नहीं होता कि आपने चश्मा लगा रखा है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस से जितना गहराई से माइक्रोस्कोप से जो डॉक्टर देखते हैं, ब्लड की स्लाइड है, कोई भी स्लाइड है, डॉक्टर 2000 गुना बड़ा 2500 गुना बड़ा देखता है, उस स्लाइड से पता लगता है भाई ये रोग है, ये बैक्टीरिया इसमें है, इसके कीटाणु है, इसमें जर्म्स है, ये बैक्टीरिया है। वो कब पता लगता है? जब माइक्रोस्कोप से देखता है, नंगी आंखों से नहीं देख के माइक्रोस्कोप से देखता है, दूरदर्शी यंत्र से देखता है, तब पता चलता है कि भाई इसमें क्या है। तो कृष्णमूर्ति जी ने जो वैदिक ज्योतिष में कृष्णमूर्ति पद्धति का वो किया समावेश, कृष्णमूर्ति के समावेश से आपका जो वेद चक्षु है, ज्योतिष है, वो चक्षु आपकी दिव्य दृष्टि से, आंतरिक जो चक्षु मन की आंखें, मन के चक्षु है, दिव्य दृष्टि है, जिससे कि भगवान के परमात्मा के दर्शन होते हैं। भक्त को भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? सबको क्यों नहीं होते? कि साधारण मनुष्य की दिव्य दृष्टि नहीं होती। जिसको दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा से प्राप्त होती है उसको भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप ये मानिए कि वैदिक ज्योतिष जो वेदों का चक्षु है, ये है इस चक्षु की कृष्णमूर्ति जी की पद्धति का समावेश करके इसकी दिव्य दृष्टि हो गई, जिससे ज्योतिष की अंतरात्मा का बहुत दूर से और बहुत करीब से और बहुत नजदीक से सटीक भविष्यवाणी करके अवलोकन किया जा सके।
ये कृष्ण मूर्ति की वैदिक ज्योतिष के अंदर उपयोगिता है। ये जो मैंने आपको मेरा अनुभव बताया, शेयर किया, जो भी अनुभव मैं जानता था, तो अगर ज्योतिष एक्सरे है और ग्रह स्पष्ट वगैरह सोनोग्राफी है, तो कृष्ण मूर्ति पद्धति की लॉट सब लॉट जो थ्योरी है वो जन्म पत्री का एमआरआई विश्लेषण है। और आजकल वैज्ञानिक युग में कोई भी आदमी किसी भी चीज का एक्सरे नहीं कराना चाहता, एमआरआई विश्लेषण कराना चाहता है, विभिन्न क्षेत्रों का, उपलब्धियों का, उसकी शिक्षा की जानकारी का, उसका सबका। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति से ज्योतिष के 4 चांद लगा दिए हैं, उसकी उपयोगिता को 1000 गुना बढ़ा दिया है। तो कृष्ण मूर्ति की पद्धति एक तरह का माइक्रोस्कोप है। मेन चक्षु तो वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में माइक्रोस्कोप का जो दूरगामी 1000 गुना पावर लेंस लगा करके और दिव्य दृष्टि ज्योतिष के अंदर प्रदान करके ज्योतिष की जो ज्योतिषी की जो सीमा होती है उसको परिभाषित कर दिया, उसकी क्षमता 1000 गुना बढ़ा दी। और भविष्यवाणी में बहुत ज्यादा सटीकता, टाइम, डे एंड द इंसिडेंट। ज्योतिष की भविष्यवाणी किस पे डिपेंड करती है? टाइम, डिस्टेंस, प्लेस एंड घटना, हैपनिंग। तो जो हैपनिंग है, टाइम है, उसको एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट पे, जैसे ओलंपिक के अंदर कोई आदमी हार जाता है, 1 सेकंड के 100 हिस्से से हार गया, वो कैमरे के फ्लश से जो उसकी इमेज आती है उससे पता करते हैं कि भाई ये 3rd नंबर 4th नंबर में 1 सेकंड के 100 हिस्से का हिस्सा है। तो कृष्ण मूर्ति जी ने सब लोड करके वैदिक ज्योतिष के अंदर इसको और ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच वाला बना दिया। ये कृष्ण मूर्ति पद्धति की वैदिक ज्योतिष के साथ उपयोगिता है। जो जानकारी मुझे थी वो मैंने सब आप विद्वानों के सामने करी। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितनी सी जानकारी थी, अल्प समय के नोटिस में सुबह मुझे आदेश दिया गया कि आपको वेद चक्षुमाला में कृष्ण मूर्ति पद्धति की वैदिक ज्योतिष के साथ उपयोगिता के बारे में अपने विचार व्यक्त करने। तो मैं आप सबसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने जो जानकारी थी वो आपके समक्ष विचार रखे। इसमें अगर त्रुटि रही हो और किसी को भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई बिल्कुल तनक भी किंचित मात्र उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को कोई बात अदरवाइज लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे जो कृष्ण मूर्ति की उपयोगिता थी, पहले मैं भी वैदिक ज्योतिष ही करता था, मुझे वैदिक ज्योतिष की जानकारी थी, लेकिन 1975 से मैं विद्वान जनों के संपर्क में आया और विद्वान जनों ने मेरे को कृष्ण मूर्ति की जानकारी दी। मैं 5 वॉल्यूम कृष्ण मूर्ति के हाउ टू कास्ट द हॉरोस्कोप, ट्रांजिट, मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन और 5 वॉल्यूम कृष्ण मूर्ति के खरीद के लाया, उससे अध्ययन किया। और 1975 से ही मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति काम में ले रहा हूँ और कृष्ण मूर्ति पद्धति पे वर्क कर रहा हूँ। सभी विद्वान जनों को मेरा शत शत प्रणाम, सबको नमस्कार। और मेरे उद्बोधन में कोई त्रुटि रही हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय मैंने अधिक ले लिया है, और भी विद्वान जो है उनको मैं सुनना चाहता हूँ, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और जो इसके मालिक हैं, ये इसके संचालक मंडल है, वे चक्षु व्याख्यान माला जिन्होंने आयोजित किए, उनको साधुवाद देता हूँ। उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने अपने विचार रखे। धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद सर। आपने कहा कि सुबह आदेश दिया, आदेश नहीं है, हम आपको रिक्वेस्ट करके बुलाकर लाए हैं। मैं तो समझेंगे, मैं तो जो संस्था है उस संस्था का आदेश ही मानता हूँ। नहीं सर, आदेश नहीं है, जो एक संस्था है, जो व्याख्यान माला है, उन्होंने मुझे अवसर दिया, तो उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बराबर। सर का साल भर पहले लॉकडाउन में हमने केपी के ऊपर बहुत बढ़िया लेक्चर सुना था एक अधिवेशन में, और वहाँ जो मेरा आचार्य ग्रुप है उसमें मैंने सर को इन्वॉल्व किया। आचार्य ग्रुप के सर सम्मानीय सदस्य है, और आचार्य ग्रुप के सभी सदस्य जो है, जितने भी आचार्य है, उन सभी आचार्यों को हम 1 by 1 इस मंच पर हमारे जय गजानन एस्ट्रोवर्ल्ड जलगांव और वेद चक्षु ग्लोबल व्याख्यानमाला 151 का जो हमारे साथ वेद चक्षु ले रहे हैं, वो उस मंच पर हम सभी आचार्य ग्रुप के सम्मानीय आचार्यों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। उसमें हमारे आज के दूसरे वक्ता यहाँ उपस्थित है। मैं आदरणीय पावले सर को मंच सौंपता हूँ, वो आगे की प्रोसीजर से उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी तरह से सर ने एक्सप्लेन किया, और ये अनुभव का परिणाम रहता है कि इतने अच्छे से आप उसको आसान करके समझा सकते हैं सभी को। तो ये सर आपका बड़प्पन है कि आप हमको संस्था को भी एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पर सभी वक्ताओं का रिस्पेक्ट है। वक्ता यहाँ पर राजा है, और
हम आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, सभी अच्छे अच्छे वक्ताओं को। तो मैं आपका आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी आज के जो दूसरे वक्ता है श्री ललित पंत सर, मैं इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सर को मैं अनुरोध करूंगा कि सर आप अपना परिचय देके अपनी बात शुरू कीजिए। धन्यवाद। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मेरे मित्र राजेश जी का मैं आभार साभार तो नहीं कहूंगा, धन्यवाद भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मित्र ने तो मित्रता निभानी है। हाँ, जो अभी परम आदरणीय मोहनलाल शर्मा जी के मुखार बिंद से उद्बोधन हुआ और पावड़े साहब ने जैसे उसको कंक्लूड किया, गिव एंड टेक, एक दूसरे का सम्मान जो इन्होंने हृदय से किया, मैं वास्तव में उससे बहुत गदगद हूँ। शर्मा साहब पितृतुल्य हैं, बहुत सीनियर ज्योतिषाचार्य हैं। मुझे भी उनका सुनने का, उनके साथ कभी एक दो बार ऐसा मौका मिला जयपुर में विशेषतः, तो मैं चाहता भी था, दिल से भी चाहता दोबारा कभी मौका मिलेगा। पर श्रीमान राजेश जी ने और पावड़े साहब ने वेद चक्षु व्याख्यान माला के माध्यम से साक्षात्कार करा दिया। सभी का धन्यवाद, आभार। आज मॉर्निंग में जैसी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आपने एक बार राहु के बारे में बात की थी, मुझे अच्छी लगी या दूसरों को भी लगी, तो मैंने कहा राजेश जी ठीक है, फिर राहु की बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें थोड़ा मेरी तरफ से व्यवधान हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे 2:40 का टाइम दिया था। आप देख रहे होंगे मैंने अचानक ये मास्क भी लगा लिया और थोड़ा डिस्टर्बेंस, कुछ आवाज आती है। मैं शॉप पे बैठा हूँ, अपने बेटे की शॉप पे बैठा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लगाना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आता है तो हमको देखना होता है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए सीधे वैदिक ज्योतिष और राहु की बात करनी थी, उसी को हम शुरू करते हैं। विद्वानों, सज्जनों, मित्रों, आदरणीय मोहनलाल शर्मा जी ने वैदिक और कृष्णमूर्ति पद्धति दोनों को सारगर्भित रूप से ऑलरेडी प्रस्तुत कर दिया है। उसमें मैं कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करूं तो ये मेरी तरफ से धृष्टता होगी, क्योंकि उन्होंने कहां से कहां, कब, क्या, कितना जोड़ना घटाना चाहिए, चाहे नक्षत्रों की बात हो, चाहे दशाओं की बात हो, चाहे अष्टोत्तरी दशा हो, विंशोत्तरी दशा हो या कृष्णमूर्ति पद्धति हो, क्योंकि मेरी लालसा इन चीजों को सीखने सिखाने की रहती है। मैं बेसिकली फुल टाइम ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन फुल टाइम एक विद्यार्थी और शिक्षक जरूर हूँ। मुझे ज्योतिष पढ़ने पढ़ाने में आनंद आता है और मैं वही काम करता हूँ। और भगवत कृपा से, भगवत दया से जब तक ये सांस रहेगी तब तक शिक्षण और शिक्षक का कार्य और सीखने का कार्य मैं करता रहूंगा, ऐसी मेरी दिल इच्छा है। बाकी मैन प्रोपोजल गॉड डिस्पोजल। मित्रों, जब वैदिक ज्योतिष की हम बात करते हैं, वेदस्य निर्मलम चक्षु जो है वो, और इस संस्था के माध्यम से जो आज हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमको अवसर मिला है, वेद चक्षु व्याख्यान, अर्थात जो वेदों का जो नेत्र है ज्योतिष, उसका व्याख्यान करना, उसका गुणगान करना संभव तो नहीं है, क्योंकि अथाह समुद्र है। पर फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से, अल्प समझ से जो कुछ हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, आपसे सादर अनुरोध रहेगा। कहीं करेक्शन की जरूरत हो तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए, मेरे सीखने के लिए जरूर मुझे करेक्ट करें।
और शुरू करें बात। जब हम मित्रों बात करते थे कुंडली की, क्योंकि आज के समय में ये रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर आ गया है, इससे हमको बहुत आसानी भी हो गई है और बहुत गलतियां भी हो गई। सीधे कुंडली की बात कर रहे हैं। मेषादि मीन लग्नम, 12 लग्न जो भी हैं, 9 ग्रह जो भी हैं, 12 भाव जो भी हैं, बेस तो स्टार्ट तो यहीं से होता है। फिर हम डिविजनल चार्ट कितने भी बनाएं या कृष्णमूर्ति पद्धति की तरह हम लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कहीं तक भी कैलकुलेशन करें, पहली चीज तो हमको कुंडली तो बननी ही चाहिए, है ना। ठीक है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कृष्णमूर्ति पद्धति में और अधिक सूक्ष्म माना जाता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म शोधन का सिद्धांत महर्षि पराशर द्वारा दिए सूत्रों में है। हमको क्या करना है, सीधा मेष से मीन तक जो भी लग्न है, क्या उस जातक जातिका का कुंडली है, इसके लिए चेक करने के लिए कुछ सिंपल से साधारण से सूत्र हैं। यदि वो जातक जातिका सामने है, अब मैं बात कर रहा हूँ जब वो थोड़ा सा कुंडली को पढ़ने की आज्ञा मिल चुकी हो, अर्थात 12 वर्ष से अधिक का वो जातक जातिका हो चुके हो, तो उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना, जन्म का समय शोधन करना थोड़ा आसान होता है। और आदेश भी है कि 12 वर्ष से पहले यदि कोई अरिष्ट योग ही ना हो तो कुंडली का विस्तृत विवेचन नहीं करना चाहिए, जैसे आदरणीय शर्मा साहब ने ऑलरेडी बता ही दिया इस बारे में। 10 दिन के बाद ही कुंडली बनाई जाती है और उसमें सूक्ष्म टेवा है, सूक्ष्म कुंडली बना के अरिष्ट ही नहीं हो तो तभी उसका विचार किया जाता है, अरिष्ट हो तो अलर्ट किया जाता है, उसका समाधान, शंका समाधान या जो भी निर्णय हो, उपाय हो, किया जाता है। तो कुंडली देखते ही लग्न का अगर हमको पता चल रहा हो, बहुत अच्छा, लग्न पता चल रहा हो तो लग्न सही है। देखिए, कभी कभी लग्न कम अंशों के हैं या अधिकतम अंशों के हैं, 27 डिग्री से अधिक के हैं या 5 डिग्री 3 डिग्री से कम के हैं, तो चलित आता है तो कभी कभी लग्न बदल जाता है, ग्रह तो बदल बदल जाते हैं कम या अधिक अंशों में, तो उसका हमको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक सिद्धांत तो ये है। दूसरा, उसके जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो दशाएं हैं, चाहे हम विंशोत्तरी यूज कर रहे हैं, अष्टोत्तरी यूज करें, तो उनको मिलान करने के बाद भी उसकी एक्टिविटीज पता चल रही हो। चेहरे से ही पता चल रहे हो, लग्न से नहीं पता चल रहा, बाकी भावों के विचार भी हम कर लें, क्योंकि कभी कभी जब डुअल पोजीशन आ जाती है, गंडांत की जैसी पोजीशन आ जाती है, तो लग्न नहीं कंफर्म हो पाता। क्योंकि यह बात सही है, जब अभी जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इससे कुछ 1 घंटा पहले एक शिक्षिका महोदय आई थी, उन्होंने कुछ बात की, ये बात है। मैंने कहा मैडम ठीक है, मुझे डिटेल लाइए, तब मैं आपको बात करूंगा, बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर का जन्म 9:29 को हुआ था। मैंने कहा हो सकता है 9:29 को हुआ था। वो जो कुंडली मैंने उनकी देखी, तो कुंडली कहीं नहीं बताती है कि उस जातिका की शादी या विवाह 35-36 साल तक भी ना हो। ग्रहों की स्थिति भी, भावों की स्थिति भी, तो मीन्स, लेकिन लग्न जो थे 28 डिग्री के लग्न थे। मैडम मैंने कहा कुछ ना कुछ फर्क है। इसी तरह चंद्रमा भी उस समय 29 डिग्री के थे। चंद्रमा और लग्न की स्थिति से पता चला। चलिए, तब मैंने उनको यही बताया जैसे अभी शर्मा साहब बता रहे थे, नहीं भी अगर जन्म समय हो तो हाथ की पद्धति है, समुद्रिक शास्त्र है, हथेली से आप देख सकें, बिल्कुल देख सकते, चाहे आयु रेखा देखें, हृदय रेखा देखें, जीवन रेखा देखें, मंगल रेखा देखें, विवाह रेखा देखें, संतान रेखा देखें, पर्वतों को देखें, उंगलियों को देखें, अंगूठे को देखें और त्वचा को देखें, उससे भी हमको अंदाजा लग जाता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, बशर्ते हम इन दोनों विधाओं को जानते हो। कहने का मतलब ये है, इन दोनों विधाओं का कोरिलेट कर लेने से हमको और अधिक आसानी हो जाती है और अधिक आसानी से उसको पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। फिर जब पढ़ और समझ पाएंगे, एक्यूरेसी लेवल हमारा बढ़ेगा, तो हम प्रिडिक्शन भी और अधिक सही सटीकता से कर पाएंगे। ये तो एक बात थी। अब मैं दूसरा, जब कंफर्म करने के लिए D1 या डिविजनल चार्ट 1 लग्न कुंडली के अलावा नवमांश को भी अगर हम मिला लेते हैं, D9 चार्ट को भी कोरिलेट कर देते हैं, तो बात हमको और अधिक गहनता से पता चल जाती है। D1 चार्ट को माना गया है, मैं तो प्रैक्टिस भी करता हूँ, माना भी गया है कि वह स्थूल शरीर है, फुल बॉडी है, टोटल बॉडी, एक्सटर्नल पार्ट को एक्सटर्नल डिवीजन पूरा
स्थूलता से भरा पड़ा है। और जो D9 चार्ट है, नवमांश कुंडली है, वो सूक्ष्म शरीर है। अंदरूनी चीजें क्या हैं, कैसा बिहेवियर है, कैसा करेक्टर है, कैसा उसका एक्शन है, रिएक्शन है, या कौन सी चीज वर्गोत्तम हो रही है, कौन सी चीज का बिल्कुल बदलाव हो रहा है, दोनों को कोरिलेट करने से भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के हम नजदीक पहुंच पाते हैं, अर्थात हम डिसीजन करने की स्थिति में होते हैं कि यह वास्तव में कुंडली सही है, उसका जन्म समय सही है। तीसरी पद्धति तो मित्रों प्रश्न ज्योतिष जो है, अगर नहीं है तो आप प्रश्न ज्योतिष लगा लीजिए, उस कुंडली को मान लें, या उस समय के स्थिति को देख के ध्यान के आप उसके भी कुंडली सही है या गलत है वह भी आप देख सकते। एक चौथी पद्धति और है, नारायणा साहब थे, मैं उनका पूरा डिटेल एड्रेस मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तमिलनाडु से, उन्होंने एक पद्धति विकसित की है। वो बेसिकली वैदिक को प्रयोग करते थे, और पद्धति क्या है, वो पद्धति है घड़ी से प्रिडिक्शन। इस समय 3:36 हुआ है, तो 3 लग्न कंप्लीट हो गए, ऐसा उनका मानना था, ऐसे बताया 3 लग्न कंप्लीट हो गए, अर्थात अब कुंडली बनाइए, 4 नंबर लग्न, कर्क लग्न रख दीजिए, 4 नंबर लग्न, और 36 मिनट हुआ है, तो मीन्स 6 से आगे पहुंच चुका है, तो 7 नंबर राशि में मून होगा, अर्थात तुला में मून होगा। तो आप देखिए लग्न में कर्क लग्न है और चंद्रमा तुला में है, तो इससे भी पद्धति से हम विचार करते हैं। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए ये बहुत सूक्ष्म, बहुत आसानी से करने वाली है। इस विधा को कोई जानना चाहता है, सीखना चाहे, तो मैं 1-2 घंटे की क्लास के लिए उसको बता भी दूंगा, अलग से कभी ऐसी जरूरत पड़े तो। अब मैं अपने विषय पर ही सीधा आता हूँ, अधिक समय ना लेते हो, मुझे लगता है 10-15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। राहु, यदि हम राहु की बात करते हैं, 9 ग्रहों में श्रेष्ठ कौन है, कमतर कौन है, उसकी तो हम बात नहीं करते, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हाँ, किसके लिए, किस जातक जातिका के लिए कौन सा ग्रह श्रेष्ठ है, कौन सा मध्यम है, कौन सा निकृष्ट है, इसकी गणना हर कोई ज्योतिषी करता है और करनी भी चाहिए, है ना। अब इसको गणना करने की भी कुछ अलग अलग पद्धतियां। अभी आपने शर्मा साहब ने जैमिनी पद्धति की बात की थी। मित्रों, जैमिनी पद्धति में और पराशरी में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जैमिनी की जो चर कारक है ना मित्रों, अधिकतम अंश वाले जो ग्रह हैं उसको आत्म कारक कहा है, और सबसे कम अंशों वाले उसको दारा कारक माना है। दारा कारक का है आत्म कारक का मतलब वह ग्रह उसके लिए विशेष फलदायी है। विशेष फलदायी से मतलब जो कॉमन, हम तो इंसान की बात करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या मानते हैं, कि वो अच्छे ही फल देने वाले होंगे, आत्मकारक। और जो दारा कारक है वो सबसे कम अंशों वाले, वो उसके लिए निकृष्ट स्थिति के हैं, खराब फल देने वाले होंगे या बाधा कारक। चाहे वो आत्मकारक अष्टमेश ही हो, चाहे वो दारा कारक लग्नेश ही हो, ऐसी स्थिति होती है। अब ज्योतिष वैदिक को मिला के जैमिनी से साथ मिलाइए चर कारकों से, उससे फलित बिल्कुल काफी सटीकता से मिलता है। अब राहु की बात करें, अब राहु तो किसी ना तो भाव के कारक हैं, स्थिर कारकों की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ना तो किसी भाव के कारक हैं और न किसी राशि का उनको स्वामित्व ही मिला है। तब क्या है, राहु और केतु महाराज को छाया ग्रह माना है, छाया ग्रह की उपाधि दी, और ये 1/7 एक्सिस पे आमने सामने रहते हैं, वक्रत्व लिए हुए हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैं, उल्टे ही चलते हैं, उल्टी दिशा में ही चलते हैं। मित्रों, जब भी आज के समय, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शनि महाराज और गुरु महाराज अभी वक्रत्व को प्राप्त हैं, अर्थात वक्री चल रहे हैं। अब गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हो जाएंगे, फर्क पड़ेगा, स्थिति में फर्क पड़ेगा। तो जिसको जैसा फल देगी वो होंगे, वैसा उनके फल मिलेंगे। और सबको एक से ही हमेशा तुरंत फल मिले, वैसे ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ को तुरंत मिलता है, कुछ को अच्छे मिलते हैं, कुछ को अदरवाइज मिल जाते हैं। तब राहु और केतु वक्रत्व को प्राप्त हैं, तो राहु का कार्य कैसा है, किसी राशि का स्वामित्व तो नहीं है, भाव का उसको किसी का कारकत्व तो नहीं दिया, किसी भाव के स्पष्ट कारक, स्थिर कारक तो नहीं है, फिर भी 3 नक्षत्रों का स्वामित्व राहु महाराज को प्राप्त है। 3 नक्षत्र क्या है भाई, नक्षत्र 27 है, उन 27 में 3 नक्षत्रों का स्वामित्व राहु को प्राप्त है।
वो 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। अब किसी न किसी नक्षत्र में तो जातक को जन्म मिलेगा। 27 नक्षत्र है ना, 27 के बाद 28वां नक्षत्र को तो हम केवल मुहूर्त के लिए यूज कर लेते हैं। तब जो अभिजीत नक्षत्र है, तो इन तीनों नक्षत्रों में प्राप्त हुआ तो दशा भी इसी चंद्र राशि की जब गणना करेंगे तो दशा तो इन्हीं नक्षत्रों में से राहु की मिलेगी यदि जन्म हुआ है। और नहीं भी हुआ है तब भी राहु की दशा, इंसान जो जन्म लिया वो जीवित रहे, दीर्घजीवी हो, तो राहु की दशा तो आएगी। महादशा भी आएगी, अंतरदशा भी आएगी, प्रत्यंतरदशा भी आएगी, तो राहु अपना कार्य तो करेगा। अब सीधे हम राहु की बात करते हैं। राहु के लिए यह महर्षि पराशर का कथन है, पराशर द्वारा प्रदत्त विधा है कि राहु जब भी छठे भाव में होता है, यदि बिना किसी इन्फ्लुएंस के हो षष्ठम भाव में, बाकी भावों के भी समय उपलब्ध रहा तो बात करूंगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट बात छठे से ही शुरू करता हूँ। छठे भाव में राहु हो और बिना किसी और ग्रह के युति या दृष्टि या संबंध से न हो, तो उनको कहा गया है कि जातक को हरा पाना मुश्किल है। जातक किसी न किसी रूप से जीत ही जाता है, क्योंकि राहु को सट्टेबाज या जुगाड़ वाले ग्रह भी तो कहा गया है। अर्थात छठे भाव में राहु का स्थित होना बहुत ही मजबूत स्थिति को। अब मित्रों, मजबूत की स्थिति कैसी है? मजबूत स्थिति कंपटीशन के लिए भी है, मजबूत स्थिति नौकरी व्यवसाय के लिए भी है, मजबूत स्थिति किसी को धोखा देने के लिए भी है, किसी से धोखा खाने के लिए भी है, बीमारी के लिए भी है, लोन के लिए भी है। सारी स्थिति आ गई, प्लस माइनस दोनों है। और साथ ही अब राहु यदि अपने नक्षत्र में हो, अर्थात राहु जन्मकाल नक्षत्र के उनको जो मिला है आर्द्रा में ही हो, स्वाति में हो या शतभिषा में हो, तब तो और भी मजबूत स्थिति को प्राप्त होंगे। और यह तो बात थी छठे भाव की, और यही बात है छठी राशि अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि में भी राहु हो, छठा भाव और कन्या राशि, वो चाहे किसी भाव में फिर कन्या राशि जातक की लग्न कुंडली में पड़ती हो, उस भाव से संबंधित फल उसके उसी तरह होते हैं जैसी मजबूत स्थिति उसकी छठे भाव में होती थी। छठी राशि में भी उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। दो सूत्र हमको राहु की बड़ी इंपॉर्टेंट मिले। अब मित्रों, हम बात करते हैं ग्रह उच्च के हों नीच के हों। राहु के लिए हालांकि उच्च या नीच राहु के तो बहुत डिटेल में प्रयोग तो नहीं किया जाता है, फिर भी कुछ विद्वान प्रयोग करते हैं और ग्रंथों में भी लिखा है, तो मैं भी विशेषतः पढ़ाने के लिए तो यूज करता हूँ। कुछ विद्वान राहु को वृषभ में उच्च का मानते हैं, कुछ मिथुन में मानते हैं। इसी तरह केतु को वृश्चिक या धनु में, और इसी तरह रिवर्स हो जाएगा तो नीच का मान लेते हैं। तो राहु चाहे वृषभ में हो या मिथुन में हो, उससे ज्यादा प्रभावशाली फल वो कन्या राशि या छठे भाव में देने को तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। और यह यदि अपने नक्षत्र में हो तो और भी प्रभावशाली होते हैं, लेकिन फल दोनों ही तरह के देंगे, सीधे भी उल्टे भी, खराब भी अच्छे, जुगाड़ वाले काम भी, सट्टेबाजी के काम भी, और बिल्कुल दादा की तरह आशीर्वाद वाले काम भी, या बिगड़े हुए काम को भी करा देने वाले ऐसे ग्रहों की प्रवृत्ति, ऐसे ग्रहों का गुण, ऐसा ग्रह गुण दिए हुए राहु महाराज की प्रवृत्ति। अब दूसरी बात हम आगे करें, यदि राहु अपने नक्षत्र में हो तो बात ये, और यही राहु किसी भी ग्रह से संबंध बनाते हो, थोड़ा अब माफी चाहूंगा, थोड़ा तेज चलने की कोशिश करता हूँ। यदि सूर्य से संबंध बनाए तो ये सामान्य एक मत है, सामान्यतः यह मत है कि सूर्य और चंद्रमा के साथ यदि राहु की स्थिति हो तो वह एक तरह का ग्रहण योग है। मित्रों, ग्रहण योग तो है, वैसे भी चाहे सूर्य का ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें राहु का कहीं न कहीं प्रभाव तो है, राहु केतु की वजह से ही है। सूर्य ग्रहण हो और पूर्णिमा या अमावस्या, इन दोनों दिनों में ही ग्रहण होगा, तो तब भी राहु का प्रभाव तो है, ग्रहण योग तो बनता है दोनों के। अब दोनों के समय में ग्रहण योग बनता है तो कैसे फल देने वाले? ग्रहण का मतलब क्या है? रुकावट।
कोई भी चीज खराब हो जाना, अचानक ही अंधेरा हो जाना। और ग्रहण काल में तो वृद्ध बीमारों को या बाल बच्चों को छोड़कर कुछ बाकियों के लिए जो सामान्य स्थिति परिस्थिति है, विशेषतः गर्भवती स्त्रियां हैं, कोई विशिष्ट कार्य नहीं करें, भोजन नहीं करें, सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य को ना देखें, चंद्र ग्रहण हो तो चंद्रमा को ना देखें, या कभी कभी ऐसा भी कहा गया कि बाहर भी ना निकले। वैज्ञानिक लोग भी नंगी आंखों से देखने को मनाही होती, क्योंकि वो कहीं इफेक्ट कर सकता है। तो ग्रहण में बहुत ही घातक है। तो सूर्य और चंद्रमा के जब साथ राहु संबंध बनाएंगे तो घातक साथ देंगे, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, असफलता के रूप में हो, बदनामी के रूप में हो, सूर्य है तो दंड के रूप में हो, और चंद्रमा के साथ है तो मन या मानसिक विकारों के रूप में हो, कहीं के परेशानी। अब जब ग्रहों के साथ युति में देंगे तो उनके जो नक्षत्र हैं, सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में राहु हो, उत्तरा फाल्गुनी में हो या उत्तराषाढ़ा में हो, क्योंकि तीन ही नक्षत्र हैं सूर्य के, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तब कैसे होंगे? तब वैसे ही लगभग फल देने वाले राहु होंगे जैसे ग्रहण योग सूर्य महाराज के साथ स्थित होने से बनता था। और ये चंद्रमा के साथ हो तब भी ग्रहण की स्थिति, और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त या श्रवण, इनमें किसी में राहु की स्थिति जन्मकालीन हो, तब भी वो स्थिति परिस्थिति ग्रहण की, घबराहट की, डिप्रेशन की, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की, या एक जो राजस्थान में मृग मरीचिका देखते हैं, दूर कहीं पानी का ढेर सा दिखता है, पानी चलता दिखता है, लेकिन वो वास्तव में रेत नहीं है, इस तरह की मृग मरीचिका वाली स्थिति जातक चंद्रमा के नक्षत्रों में या चंद्रमा के साथ युति होने से बनाते हैं। और यदि अब ये मंगल के साथ संबंध बनाते हो राहु महाराज, या मंगल के नक्षत्रों मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, तीनों में किसी के साथ हो या अन्यथा मंगल के साथ संबंध बनाते हो, विशेषतः युति की बात कर रहा हूँ, स्थिति की बात कर रहा हूँ, दोनों साथ एक ही भाव में स्थित हों, तब मंगल ताकतवर हैं, सेनापति हैं, राजा के आदेश को मानने वाले हैं, वो अफगानिस्तान की तरह भागने वाली सेना नहीं है, वो शिवाजी की जैसे सेना का तरह काम मंगल करने वाले हैं। और वही मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में भी स्थिति है। लेकिन राहु का काम तो क्या है? वो तो चोरी से, देवताओं से अमृत छीन के, छुपा कर, चोरी करके अमृत पी जाने वाले हैं। इसलिए तो काट के सिर और धड़ अलग कर दिया गया। राहु के तो अलग हो गए, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो राहु तो सिर है, दिमाग तो उसमें फिर भी कैसी स्थिति होगी? वह लड़ाई झगड़े वाली, मार काट की जैसी स्थिति वो को प्राप्त कराता है राहु, यदि मंगल के साथ हो या मंगल के नक्षत्रों में मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में स्थित हो या मंगल के साथ युति कर रहे हो। ये तो मित्रों बात थी, ये तो मैं माफ करना मित्रों मुंह से निकल जाता है। सभी विद्वजनों से मैं माफी चाहता हूँ। सभी विद्वानों को संबोधित करने का मेरा आशय है। जब मित्रों निकल जाता है तो विद्वानों को संबोधित करने से मेरा आशय। तो ये तो बात मंगल की थी। और बुध के नक्षत्र में हो, अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती में हो, और या बुध के साथ युति कर रहे थे, तो वो स्थिति परिस्थिति बहुत ही दुखदाई, कष्टदायी बना देता है। विशेषतः बुध महाराज को, कि बुध क्या है? बालक, बच्चे। बुध का कार्य ही क्या है? बुध का कार्य ही सीधा, जैसे हैं, जहां हैं, जिसके साथ हैं, उनको वैसे ही बहक जाते हैं। बुध का काम ही बहकना है, और राहु बहका देते हैं। राहु अर्थात बुध को, या बुध के नक्षत्र में हो, रेवती में, तो अपनी तरह बना देते हैं, तो अपने फलों को उसी तरह बढ़ा देते हैं जैसे आद्रा, स्वाति या शतभिषा जो राहु के अपने नक्षत्र हैं उनमें होने पर बढ़ाएंगे। तो बुध को क्या करते हैं? वो स्वैलो करने की कोशिश करते हैं, बुध के फलों को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब ये किस भाव के स्वामी क्या है, इनको मैं कंक्लूड करते हुए फिर बात करूंगा। बाकी राहु केतु के अलावा बाकी ग्रहों को, इनके संबंधों की बात। और यही राहु यदि गुरु के नक्षत्र में हो, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हो, अथवा गुरु के साथ युति हो, एक तो सामान्य सी बात है, सब ये सर्वविदित सत्य है कि वह तो चांडाल योग बनाते हैं, है ना? गुरु चांडाल योग। चांडाल मित्रों वास्तव में क्या है? चांडाल योग क्या खराब ही है? इसको आप देखिए, क्योंकि राहु के साथ गुरु की युति चांडाल योग बनाते, मैंने भी सुना है, हम भी पढ़ते भी हैं, जब कोर्स में आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे कहीं पढ़ाते हैं, हम भी बात करते हैं। चांडाल बेसिकली क्या है? निवारण है इस जो
देह है, स्थूल देह है जो छोड़ गई आत्मा जिसको, उसका डिस्पोजल कैसे हो, उसको डिस्पोजल करने वाला जातक चांडाल। अर्थात गुरु के नक्षत्र में यदि राहु हो तो वह, अब एक छोटा सा हल्का शब्द है, तो उसको मुझे कहने के लिए आपसे परमिशन चाहिए, कह तो देता हूँ, माफ करेंगे मेरे को। वह एक जुगाड़ वाला काम, उसको उसकी औकात में रखने वाले काम गुरु के साथ होने से, गुरु के नक्षत्र में होने से वो कर देते हैं। अर्थात तब गुरु के साथ हो या गुरु के नक्षत्र में राहु स्थित हो तो वह ज्यादा इधर उधर की नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल कस के, चाबुक से गुरु कस के रखते हैं, मार के रखते हैं। ये बात गुरु के साथ होने से कंट्रोल में रहते हैं राहु। स्थिति आप देखिए, हमने सूर्य चंद्र मंगल बुध तक की बात की, गुरु की बात की, गुरु के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि गुरु के सामने सिर उठा के तो राजा भी नहीं देख सकते, गुरु को आसन तो देता ही है, ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुर्वासा ऋषि जैसे भी। तब अब अगली बात थी, शुक्र महाराज के साथ राहु की युति हो या शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में राहु स्थित हो, तब क्या हो। शुक्र तो है ही दैत्य गुरु और राहु का काम जुगाड़ का है, तो वो तो फूले समाने वाली बात है। अर्थात जो जब जैसा चाहा, बुध को तो उन्होंने बस में कर लिया, लेकिन शुक्र के साथ मिलकर, शुक्र के नक्षत्र में होने पर मिलकर वो षड्यंत्र जैसी स्थिति को पैदा कर देते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का षड्यंत्र हो सकता है, वो चाहे षड्यंत्र तालिबान के साथ मिलना पाकिस्तान जैसे देश का हो, या किसी और उग्रवादी संगठन का हो, या और किसी ऐसे कार्य करके अवांछित कार्य करने का हो, अवैध कार्य करने का हो, अवैध रिजल्ट देने का हो, षड्यंत्रकारी कार्य करने की स्थिति शुक्र कर लेते हैं। शुक्र के साथ संबंध बनाने में, शुक्र के साथ स्थित होने में, शुक्र के नक्षत्रों भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में स्थित होने पर राहु ऐसा काम करने वाले होते हैं, क्योंकि राहु का काम ही षड्यंत्र करने वाला है, जुगाड़ करने वाले, जुगाड़ू मटेरियलिस्टिक, ऐसो आराम भी खूब करने वाले होते हैं, खाने पीने वाले भी होते हैं, मांस मदिरा हर चीज का सेवन भोग उपभोग करने की इनकी स्थिति परिस्थिति होती है। और वही राहु यदि शनि के साथ युति करें, शनि के साथ संबंध बनाएं, या शनि के नक्षत्र में हो, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्र, पुष्य के साथ थोड़ा सा अलग है अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, या शनि के साथ हो तो कब तब क्या कहते हैं। वैसे भी शनिवत राहु कहा गया, शनिवत राहु अर्थात राहु का काम शनि की तरह है। क्या वास्तव में राहु का काम शनि की तरह है? शनि तो सेवक है, सेवक तो सिर झुका के रहते हैं मित्रों, सिर उठाते कहाँ हैं। और राहु तो इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं सब देखते हैं, फिर धूर्त हैं। शनि बिल्कुल न्याय के कारक, शनिवत राहु वृद्ध हैं, ये तो बात सही है, तब तो शनिवत ठीक है, अन्यथा तो शनिवत राहु नहीं है। राहु एक धूर्त चालाक है और शनि महाराज बिल्कुल सभ्य है, बहुत ही वृद्ध हैं, कमजोर हैं। राहु कमजोर नहीं है, तो अर्थात राहु क्या करते हैं, शनि को भी बुध की तरह कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने चलाने। क्योंकि आप कमजोर को, वृद्ध को क्या कहोगे, उकसाने पर भी वो उठेंगे नहीं, हिंसक नहीं होंगे। तो शनि की राशि में होने पर या अनुराधा उत्तरा भाद्रपद में होने पर भी राहु कैसे हो जाते हैं, अपना मनमानापन बढ़ा लेते हैं। हाँ, एक जो और नक्षत्र शनि के हैं, पुष्य नक्षत्र, मुख्य नक्षत्र, उस पर यदि राहु स्थित हो, राहु की स्थिति जन्मकालीन पुष्य नक्षत्र में हो, पुष्य नक्षत्र का तो स्वभाव ही कुछ और, इसलिए तो सज्जनों, विद्वानों कहा गया है कि मुहूर्त चिंतामणि में बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र में विवाह वर्जित है। क्यों? पुष्य नक्षत्र दोस्ती का नक्षत्र है, और राहु दोस्ती ऐसी गांठ लेते हैं पीछे से छुरा घोंपने वाले, बहुत खतरनाक स्थिति को, बहुत मनमानी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र में राहु का होना अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद से कुछ हटकर है, वो फल तो देते ही शनि के, लेकिन थोड़ा सा हटकर है। अब एक बात, अपनी बात तो अपने कर ली, राहु जो स्वनक्षत्र में हो, मनमाना करने वाले जो जैसा चाहे वैसे कर लेंगे। और यदि यही राहु महाराज केतु महाराज के नक्षत्र में, केतु महाराज तो भैया उनका दिमाग नहीं है, केवल धड़ धड़ है, सिर्फ तो राहु बन गया कट होने के बाद, तब क्या करते हैं, केतु के नक्षत्र में, क्योंकि केतु के साथ युति तो नहीं हो सकती राहु की, क्योंकि आमने सामने ही रहेंगे, यही तो बनाया ना इनका हमेशा। तो अश्विनी नक्षत्र में, मघा या मूला नक्षत्र में हो, युति नहीं हो सकती केतु के साथ, राहु केतु की आपस में युति नहीं। दो ही ग्रह ऐसे हैं जिनके युति नहीं हो सकती
है ना। इसीलिए कुंडली में मैक्सिमम 8 ग्रह एक भाव में हो सकते हैं, या 9 ग्रह एक एक ग्रह एक भाव में हो सकता है, इतना ही है। तो अश्विनी मघा मूला नक्षत्र में यदि राहु स्थित हो तब क्या करते हैं, वह आडंबर करने वाले और ढीठपन देने वाले, बिल्कुल ढीठपन में आप कुछ भी कहें उन्होंने वही करना, मारिए पीटिए मनाइए ना मनाइए, कैसा भी कीजिए, कोर्ट कचहरी मुकदमा कुछ भी कर दीजिए, उनको कैसे भी लालच दे दो, अच्छा भला कर दो, वो अब ढीठ ही होंगे, वो ढीठ की प्रवृत्ति ही करते रहेंगे, उनका टेंडेंसी वैसी, अर्थात केतु के फलों को भी खराब कर। हाँ, अब मित्रों एक बात और भी थी, मैं फिर मित्रों शब्द निकल रहा है, यह जो राहु सूर्य से लेके केतु तक की हमने व्याख्या की, इनकी बातें की, इनके युति संबंध, नक्षत्र तो ठीक है, इनके युतिया संबंध या युति संबंध ना भी हो किसी से राहु केतु के, तब भी ये जो नक्षत्रों का फल है, जिस भाव में राहु स्थित होंगे उस भाव के विशेष फल देंगे, विशिष्ट फल देंगे, इनसे मिलते जुलते, इनसे सारी चीजें मिला के ऐसे फल देंगे, चाहे वो लग्न में हो या द्वादश भाव में। लग्न से द्वादश भाव तक किसी भी भाव में हो तो स्थित होकर ऐसे ही फल देंगे, ऐसे ही उनका प्रवृत्ति होती। अब एक चीज और हमें, जब भी राहु की दशा आए, राहु की दशा जब भी आए, वह जिस भाव में स्थित है या जिससे इन्फ्लुएंस है उसके फलों को जरूर देते हैं, और राहु के जैसी चरित्र है, जैसी प्रवृत्ति है, उसके अनुसार वो कार्य ना करें ऐसा संभव नहीं। अब मित्रों मैंने छठे भाव की तो बात की थी, मुझे लगता है बहुत अधिक समय मैं ले लिया। अब आयोजकों से अनुरोध है कि यदि 10 मिनट और देना चाहें तो मैं इसको 12 भावों की भी थोड़ी व्याख्या कर दूं, अदरवाइज मैं आज के लिए फिर सभी को प्रणाम करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे सिग्नल मिलेगा तो मैं लग्न से बात शुरू करूंगा। छठे भाव की तो बात कर ली है, 11 भाव की बात थोड़ा थोड़ा 2-2 4 शब्द और हम इसमें वैल्यू एडिशन करने की कोशिश। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जी आपके बात कोई वक्ता नहीं है, आप आपके समझ से बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ठीक है, पहले आप वक्ता थे ना, तो इसके लिए मैंने 45 मिनट बोला था। चलिए ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए अब मैं परमिशन मिल गई है, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं 12 भावों में राहु की स्थिति। हमने ग्रहों और नक्षत्रों के साथ उनके संबंधों से तो कर ली। हाँ, एक बात और कहूं मित्रों, यदि एक ग्रह से अधिक ग्रह के साथ राहु के संबंध बनते हों, क्योंकि नक्षत्र तो वही होंगे, युति की बात है, एक ग्रह से अधिक ग्रहों की युति राहु के साथ होती है, तो उनमें जो बली होगा उससे इन्फ्लुएंस राहु हो जाएंगे या राहु उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। इसको हमको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी ग्रहों की युति अगर होती हो तो जो बली होगा अपने स्थिति से हो, क्षेत्र बल से हो, अष्टक वर्ग से हो, जेमिनी पद्धति से हो या और कोई योग बनाने से हो, तब उसके फल इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन फिर भी यह चालाक ग्रह है, धूर्त ग्रह है, अपना कार्य करते रहेंगे। अब राहु लग्न में हो, अब मैं अभी लग्न की बात नहीं कर रहा है, कौन सा लग्न होगा, मेष आदि मीन पर्यंतम, मेष से मीन तक जो भी लग्न हो, सिंपल से अगर खाली पहले भाव की बात करता हूँ, पहले लग्न से मतलब फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में राहु हो, वो डिपेंड करेगा अलग अलग राशियों के लिए। मेष का लग्न होगा तो मंगल के गुण मिल जाएंगे, कर्क होगा तो चंद्रमा के मिल जाएंगे, सिंह होगा तो सूर्य के मिल जाएंगे, ये हम कोरिलेट करेंगे। लेकिन खाली प्रथम भाव में राहु हो, फर्स्ट हाउस में राहु हो, तो सामान्यतया वह जातक, वह जातिका भटकाव तो लिए होती या होता है, लेकिन अपने कार्य अंत तो गत्वा किसी न किसी येन केन प्रकारेण करने क्या वो दंभ भरते हैं, करने की वह इच्छा रखते हैं, और अधिकांशतः उनके कार्य हो ही जाते हैं या उनको करवा ही लेते हैं। इतनी बात पहले हाउस की बात करूंगा। दूसरा हाउस, दूसरे हाउस में यदि राहु हो तो कुटुंबी जनों को, सेकेंड हाउस धन का है, कुटुंब का है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कुटुंबी जनों को वह किसी न किसी रूप से धोखा जरूर देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तीसरे भाव में हो तो सारा फायदा भाई बहनों से, भ्रातृ सुख पूरा एंजॉय कर लेते। चतुर्थ भाव में राहु हो तो
दिल में घबराहट तो रखते हैं, दिल में बेचैनी तो रखते हैं, वो डे ड्रीमिंग तो करते हैं, दिवा स्वप्न तो करते हैं, करवाते हैं, और माँ को भी परेशानी भटकाव भी देते हैं। पंचम भाव में राहु हो तो टिक के कोई चीज पढ़ नहीं सकते, टिक के कोई चीज लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जैसे लग्न की बात हमने कही थी, पंचम भाव में हो तो वह विद्या बुद्धि संतान या विद्या धन की बात करते हैं। उस धन को, विद्या रूपी धन को वो कैसे न कैसे प्राप्त कर ही लेते हैं, सरस्वती माँ की कृपा वो प्राप्त कर ही जाते हैं। छठे भाव की तो बात हमने मित्रों कर ली। अब हम बात करें सप्तम भाव में यदि राहु हो, व्यापार यदि जातक करने वाला हो तो व्यापार के लिए बहुत ही फलदायी है। छठे भाव में राहु हो तो जातक की जो पत्नी है या पति है, जैसा भी जातक जातिका का जो जीवन साथी है, उनको वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। क्योंकि जब सप्तम भाव में राहु होंगे तो लग्न में केतु होंगे, और केतु लग्न में हो, विशेष परिस्थिति में ना हो तो वो ढीठ बनाते हैं केतु, लेकिन सप्तम भाव वाले क्या, वो अपनी तरफ उनको बना ही देते हैं। अष्टम भाव में राहु हो तो लॉटरी सट्टा व्यापार उनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्राप्त हो ही जाता। नवम भाव में हो तो दिखावटी बनावटी जो, और मोदी जी आजकल कहते हैं मिलावटी, दिखावटी बनावटी मिलावटी कार्य करने वाले, ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले, ऐसे विचार रखने वाले, ऐसी शिक्षा देने वाले, धर्म का भी इस तरह से दुराचार करके ये कुछ न कुछ उसमें से स्नेच कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ऐसी प्रवृत्ति राहु के नवम भाव में हो तब। दसम भाव में राहु हो तो उसको काम की कोई परवाह नहीं, उसका काम तो कर ही लेगा, खुद करे या ना करे, किसी से करवा लेगा, दूसरे का किए हुए काम भी इंसान अपने जिम्मे ले लेगा, अर्थात जिम्मे लेके उसका कुछ न कुछ जुगाड़। और एकादश भाव के राहु लाभ भाव जो है, हमने जन्म से लेके दसम भाव कर्म स्थान तक हम आ गए, कर्म भी कर दिया। अब एकादश भाव में राहु हो तो वो दूसरे का किया हुआ काम का फल भी लेने वाले, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नेम हो, फेम हो, मनी हो, मैटर हो, मटेरियल हो, किसी न किसी रूप में स्नैच कर लेने वाले, ग्रैब कर लेने वाले, अर्थात ऐसे जातक जातिकाओं के पास किसी भी धन की, विद्या धन हो, बुद्धि धन हो, विवेक धन हो, संतान धन हो, रुपया पैसा सोना चांदी हो या जुगाड़ का धन हो, वह कर ही लेते हैं, कमा ही लेते हैं। और द्वादश भाव में यदि राहु हो तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा है कि भैया पैरों में बहुत से चक्र हैं। चक्र का मतलब वो भागते रहने वाले, भटकाव रहने वाले। द्वादश भाव जो हम ज्योतिष की भाषा में शारीरिक संबंधों की बात करते हैं, उसमें भी भटकाव, उसमें भी अलगाव, लेकिन उसमें भी चीट कर देने वाली प्रवृत्ति उनकी होती है। और वो यदि किसी वजह से उनको कारावास भी हो गया हो, कारागार में चले भी गए हो, वहां से भी वो जुगाड़ करके भागने की प्रवृत्ति, छूटने की प्रवृत्ति उनकी होती है। ऐसे हैं राहु महाराज। अब राहु की ही कथा अगर हम कहें सज्जनों, विद्वानों, मुझे लगता है कि बहुत अनंत है। हरि कथा अनंत की तरह सारे ग्रहों की बात है। और राहु जो इतने जुगाड़ू हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हैं, इनकी तो फिर कहने ही क्या है। मुझे लगता है और अधिक ना कहते हुए राहु की गाथा आज इतनी बात करें। हाँ, एक बात और भी मैं ऐड कर देना चाहता हूं, जैसे मोहनलाल शर्मा साहब बात कर रहे थे, यदि स्कोप हो मित्रों, सज्जनों, विशेषता मैं राजेश जी से और पावड़े साहब से भी अनुरोध करूंगा, यदि इस तरह का और ऐड करना हो बाकी 8 ग्रहों के बारे में भी, अगर मेरी बातें, मेरा कथन कुछ थोड़ा सा भी ठीक सा लगा हो, आप चाहें तो हम सारे ग्रहों के बारे में आधे घंटे 1 घंटा जितना आप कहा जाएगा, आप आदेश वर्ड में नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कर लिया आदेश वर्ड में, तो हम बाकी ग्रहों की बात कर लेंगे। लेकिन चाहे इस व्याख्यान माला में हो या फिर कभी भी हो, तो हम आपकी सेवा के लिए, इस ज्योतिष जगत के लिए समर्पण भाव से फिर उपलब्ध होंगे। जय महर्षि पराशर, विद्वानों की जय, सबको प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद। जय 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 श्री राम। पावले सर, अजय सुनना क्या पावले सर,
हाँ पावले सर, जरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है सर के यहाँ, वेट कीजिए। हाँ कोई मुझे लगा, समझ में आ रहा है, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ हाँ वो क्या कर रहा है? हेलो। हाँ सर। हाँ, जरा नेटवर्क प्रॉब्लम होता। तो धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में राहु के बारे में बताया और मुझे आशा है कि इस अभ्यास का सभी को फायदा होगा। मैं आप दोनों वक्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और राजेश जी से कहूंगा कि क्या वो कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं सर, बस मंच समारोह करूँ क्या? अभी आप दोनों वक्ताओं का सर और सर यहाँ पर दर्शक आए हैं व्याख्यान सुनने हेलो के लिए का। सर, कल 12:30 का टाइम आहे सर। हेलो। हा उद्याचा 12:30चा वेळ आहे फक्त, एवढं सांगून द्या। यस यस, ठीक। दोनों वक्ताओं का और जो भी यहाँ पर श्रोता आए थे उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कल 12:30 बजे नए वक्ताओं का व्याख्यान आप सुनेंगे, तो उसके लिए मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। तो आप सभी की अनुमति से इस मीटिंग को मैं अभी एंड करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।